लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? कुछ याद है लास्ट क्लास का? कब आई थी लास्ट क्लास में आप? हाँ, कल तो हम भी नहीं आए थे। परसों? अच्छा ठीक है, बाकी सब शिलालेख हो गया ना? याद करी है? अब हम लोग आज क्या देख रहे हैं? आज प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देख लेंगे। कल मौर्य का कला वगैरह हिस्सा देख लेंगे। ठीक, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट कल मौर्य का हो जाएगा। तो अब चालू करें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, देखो भाई, मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था पता करने के अपने पास दो तरीके थे। एक था अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र। दूसरा किससे? इंडिका से। अर्थशास्त्र लिखने वाले लेखक का नाम चाणक्य का और एक नाम है विष्णुगुप्त। और इंडिका का लिखने वाले शासक मेगा ये कहाँ से आया था? कब आया था ये? यूनानी था। कौन दिया था इसको? कैसे आ गया था भारत में घूमते फिरते? किसका ससुर? किसका ससुर था? चंद्रगुप्त का कि बिंबिसार का? हेलेना का पति? हाँ। सेल्यूकस निकेटर। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध होता है किससे? सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। इसी चक्कर में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 जगह जो है दहेज में मिलता है, 4 प्रांत दहेज में मिलता है। तो उसी के साथ साथ क्या मिलेगा? क्या था? काबुल, कांधार और हैरत। हैरत, हैरत, काबुल, कांधार और बलूचिस्तान। अब और उसी में दहेज में मेगास्थनीज को भी मिल जाता है, मेगास्थनीज भी दिला जाता है। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य क्या देते हैं? 500 हाथी देते हैं, क्योंकि भाई भारत में हाथी बहुत ज्यादा फेमस था। सेल्यूकस निकेटर आया था युद्ध लड़ने घोड़ों पे। एक हाथी अकेला कई घोड़ों को मार दे रहा था। हाथी उस समय जीत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स बन गया था। लेकिन आगे जाके यही हाथी नुकसानदायक बन जाएगा भारत के राजाओं का। कारण ये होगा क्योंकि तब उस समय यहाँ पे बंदूक चलने लग जाते हैं सब। तीर और भाला इस समय भी था, तीर और भाला इस समय भी था, लेकिन उस समय बंदूक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। जब बाबर आता है यहाँ पे भारत में, तो तोप लेके आता है ना? बाबर के आने के हाँ, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चालू हुआ था ना, तभी तो बंदूक आना चालू हुआ था। अरे भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब चालू हुआ था? 1400 बीसी में चालू हुआ था ना, औद्योगिकरण। क्या लगता है जहाँ पे औद्योगिकरण चालू हुआ है वहीं से तो आपको बंदूक बनना भी चालू हुआ है भारत में। औद्योगिकरण ठीक है। और भारत में बाबर वगैरह कब आए थे? पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला पानीपत का युद्ध 1526 में। 1400 से लेके 1526 के बीच में 100 साल का फर्क नहीं हो गया? कारतूस आना नहीं चालू हो गया है ना? तो प्रशासनिक व्यवस्था देखना है हम लोग को चाणक्य। सबसे ज्यादा देखो हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिलता है ना, अर्थशास्त्र का इन्फॉर्मेशन अपने पास ज्यादा है, क्योंकि मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो कहीं गायब हो चुका है। हम लोग जितना भी सोर्सेस इंडिका से पढ़ते हैं ना, वो डायरेक्ट इंडिका का नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्लेटो, स्ट्रैबो, जस्टिन, ये सब जो लेखक है ग्रीक लेखक, वो सब अपने किताब में इंडिका का मेंशन किए कि हम इंडिका से ये जाने हैं, ये जाने। अब जैसे हो गया मेगास्थनीज के, तो बाकी सब लेखक हो गए, स्ट्रैबो हो गए, जस्टिन हो गए, ये सब अपना अपना किताब लिखे थे। इनके किताब से जो भारत के इंडियंस हो गए या ब्रिटिशर्स हो गए, ये सब जानकारी मिलता है कि हाँ भारत में ऐसा ऐसा व्यवस्था था। हम लोग तो डायरेक्ट इंडिका से हम लोग कुछ नहीं मिला, इंडिका के इनडायरेक्ट सोर्सेस से हम लोग को मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग फॉलो करेंगे अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र फेमस है किसके लिए? इसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कह लेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। इसके ना इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस दोनों है इसमें, लेकिन ज्यादातर अर्थशास्त्र में जो मेजॉरिटी जो लिखा गया है वो पॉलिटिकल साइंस को लेके लिखा गया है। अब वो कैसा लिखा गया बता रहे हैं। जैसे राजा के एक एडमिनिस्ट्रेशन का 7 पार्ट होगा, सप्तांग, क्या बोला जाएगा? सप्तांग, ठीक। इस सप्तांग में पहला जो हिस्सा होगा वो कौन होगा? एक होगा किंग, है ना। सप्तांग मतलब एक राज्य के 7 हिस्से होने चाहिए, इसीलिए सप्तांग। सप्त में आपको 7 सुनाई दे रहा है। किंग होना चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए? अमात्य होना चाहिए। तीसरा आपका दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग मतलब, अच्छा इसको ऐसा ना करें, इसको अभी ऐसा जनपद, जनपद समझ रहे हैं? गोरखपुर जनपद। उसके बाद दुर्ग, दुर्ग मतलब जैसे बोलिए, किले की, किले को ही हम लोग क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे, ठीक। दुर्ग के बाद आपको कुशा। कुशा क्या है? ये है ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब जहाँ पे आपका सब धन रखाया जाता है, पैसा वैसा, तो वो हो जाएगा कुशा। उसके बाद दंड। दंड मतलब पनिशमेंट वगैरह देने की बात हो जाती है, ठीक। फिर मित्रा। मित्रा मतलब दोस्त। जैसे एक सप्तांग में आपको 7 थियरीज है। 7 थियरीज में कौन कौन से? एक आपको किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक आपको अमात्य, किंग को सहायक कौन होना चाहिए? अमात्य। अमात्य मतलब आज के प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे मिनिस्टर्स हो गए। अब इसी में मिनिस्टर्स के बाद आपको महामात्य दिखेगा। महामात्य का मतलब कौन है? मिनिस्टर्स के जो नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स होंगे उनको हम महामात्य कहेंगे। जनपद ये जगह है, यानी कि राजा, राजा के नीचे मंत्री, ये सब क्या करेंगे? ये एक जनपद का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हर एक जनपद में अपना अपना दुर्ग होगा। उस दुर्ग में कई सारे पैसे होंगे, पैसे चुराने वाले को दंड मिलेगा, है ना। इन सबको चुराने में मदद करने वाला कौन होगा? आप ही का दोस्त, क्योंकि अक्सर इंसान को धोखा उसी का खास दोस्त ही देता है। याद रहेगा फिर से, राजा अमात्य यानी मिनिस्टर्स मिलके क्या करेंगे? एक जनपद संभालेंगे। हर एक जनपद में दुर्ग होगा। दुर्ग में क्यों? क्योंकि दुर्ग में ढेर सारा कुशा, कुशा इन द सेंस ट्रेजर होगा। ट्रेजर चुराएंगे तो दंड मिलना चाहिए, चुराने में मदद कौन करेगा? आप ही का खासम खास दोस्त। तो हम है, जिसे हम बस याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, है तो एक्चुअल में है। देख, मित्र का ऐसा होता है कि अगर जैसे हम लोग देखिए पढ़े थे, अवंती पढ़े थे, एक अवंती पढ़े थे, उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़े थे? ऊपर विज्जी थे, वज्जी पढ़े थे, है ना। अवंती में कौन फेमस था? राजा चंद्र प्रद्योत, है ना। एक उदयन के नाम, उदयन के बारे में पढ़े थे हम लोग। अरे काशी में जो विवाद चल रहा था, जब बिंबिसार नहीं, बिंबिसार का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था? बिंबिसार किसके साथ युद्ध हुआ था? वो क्या यूज किया था? मैरिज पॉलिसी यूज किया था बिंबिसार। तो पहली शादी किसके साथ यूज किया? चेतक की बहन चेलन्ना के साथ, है ना। अब वो क्या हो गया? आपका दोस्त बन गया। इसी चक्कर में काशी आपको क्या हो गया? दहेज में मिल जाता है। और यहाँ अवंती सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन था। अवंती सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, वहाँ पे आयरन आपको पाया गया था। हाँ, मध्य वो चंद्र प्रद्योत था। अच्छा, अवंती, मगध, मगध की टक्कर देने वाला एक ही राज्य था जिसका नाम था अवंती। अब अगर मगध का शासक बिंबिसार अगर चाहता युद्ध करना, युद्ध कर लेता, शायद जीत भी जाता, शायद हार भी जाता। इसीलिए वो सोचा भाई ऐसे बंदे से युद्ध करने से बेहतर है उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो ये दोस्ती वाला फिलॉसफी है ना, या तो दुश्मन को दोस्त बना लो, यानी ऐसे सारे दोस्त बनाओ कि आपके पास दुश्मन भी आने से डरे। ये वाला मित्र वाला था। या तो होता है ना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है करके, वो वाला फिलॉसफी हम लोग सब यही से देखे थे, ठीक। और एक चीज, हम लोग को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है केंद्रीकरण में दिखेगा, सेंट्रलाइजेशन।
है ना। जितना भी डिसीजंस वगैरह लेना रहेगा वो सब कौन करेगा, राजा करेगा। तो मौर्य का पूरा प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकरण व्यवस्था था। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, केंद्रीय प्रशासन। सुषमा कहाँ है? हाँ? आई नहीं अभी। देखो भाई, केंद्रीय प्रशासन में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, किंग का। पहले हम लोग किसको देखेंगे, किंग को देखेंगे। किंग मतलब राजा। जो राजा होता है वो धर्म प्रवर्तक होता है। धर्म प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, सोशल ऑर्डर का मेंटेन करना, सामाजिक ऑर्डर, सामाजिक ऑर्डर को मेंटेन करना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य में आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा होने की जिम्मेदारी किसके सर आएगा, तो राजा के सर। अगर आपके राज्य में बुरा आएगा तो बुरे को अच्छा बनाने का काम किसका होगा, राजा का। तो लॉ एंड ऑर्डर जितना भी मेंटेन करना है वो किसके हाथ में होना चाहिए, राजा के हाथ में। राजा क्या करेगा, अपने अलग अलग किसी ऑफिसर्स को भेजेगा, भाई जाओ भाई, हाउ बंदा पैसा नहीं दिया, कर नहीं डिपॉजिट किया, लाओ उसको पकड़ के लाओ, है ना। अगर एक गांव का एक अगर बड़ा साहूकार कर नहीं देता है तो गांव में बाकी के साहूकारों को मोटिवेशन मिल जाएगी कि राजा भाई फट्टू आदमी है, कुछ नहीं करेगा। तो राजा को स्ट्रिक्ट होना बनता है। तो राजा क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। एक होगा डेस्पोटिक। डेस्पोटिक मतलब जिद्दी राजा, अपने आगे किसी का नहीं सुनने वाला, है ना। उस राजा को हम क्या कहेंगे, डेस्पोटिक बोलेंगे। यानी अगर मान लो राजा को अगर चीज, अच्छा, अर्थशास्त्र में और एक चीज ये भी लिखा हुआ है कि सही वो नहीं है जो राजा को सही लगे, सही वो है जो जनता को सही लगे। अगर जनता को कोई बात बुरी लगती है वो राजा के लिए भी बात बुरी होनी चाहिए, भले वो राजा को अच्छी लगे या ना लगे। अगर जनता को कोई बात अच्छी लगती है तो राजा को भी वो बात अच्छा लगना अनिवार्य होता है। तो ये सीधा सीधा आपको किसमें लिखा हुआ अर्थशास्त्र में, है ना। अब राजा को जितना भी काम करना है वो किसके हिसाब से करना है, जनता के हित में करना है। यानी अगर राजा को वहां पे मनबड़े ही भी करना पड़े, पूरे अमात्यों के खिलाफ जाके कोई काम करना पड़े, तो राजा वैसा काम कर सकता है। इसलिए यहाँ पे राजा को क्या बोला गया, डेस्पोटिक रूलर। यानी वो मनमात अपने मन मुताबिक काम करेगा। ठीक, अब अगला क्या, ये हेल्प वल्नरेबल सेक्शन। मान लो किसी राज्य में कमजोर वर्ग भी तो होता है। जैसे कमजोर वर्ग कौन हो गए, एक वुमेन्स हो गए, है ना, दूसरे चिल्ड्रेंस हो गए, और अगला बचा कौन, सीनियर सिटीजन, है ना। ये सब क्या है, ये सब उस राज्य के लाइबिलिटीज कहलाएंगे। जैसे एक टाइम पे तो ये सब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव थे, ये आगे जाके प्रोडक्टिव बनेंगे, लेकिन एक समय ऐसा हो जाएगा जब आप ये सेक्शन को देखेंगे कमजोर हो जाएंगे। तो इन सेक्शंस के लिए भी आपको सुविधा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से हम लोग आज के समय में हम लोग देखते हैं कि अटल पेंशन मिलता है ना, अटल पेंशन क्या है, बुजुर्गों को हर महीने पैसे मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सीनियर सिटीजन को देखा जा रहा है। जैसे अब अगर आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे कि आज के मॉडर्न टाइम पे और उस समय मौर्य काल में हम लोग क्या सीखने को मिला, तो एक अटल अटल पेंशन का यूज कर सकते हैं आप लोग। और एक वात्सल्य योजना, वात्सल्य याद है क्या,
वात्सल्य योजना क्या? हाँ, जो बच्चों को ट्रैफिकिंग में लिया गया था उन लोग को बचा के, वल्नरेबल है ना, जो जिनके ऊपर केसेस वगैरह है, जुवेनाइल केसेस वगैरह है, तो यशस्वी क्या है? यशस्वी, यशस्वी वो जो रितु कह रही थी वो वाला यशस्वी, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और वल्नरेबल ट्राइबल्स को क्या करना है, आप लोगों को फंड प्रोवाइड करना है ताकि वो आगे जाके अपना क्या करे, पढ़ाई लिखाई कर सके। तो जिस तरह से आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, बच्चों को भी केयर दिया जा रहा था और सीनियर सिटीजन को भी केयर दिया जा रहा है, वुमेन्स के लिए भी तो कई सारे स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लेके आती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये चाणक्य की नीति को फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है? हम्म? अब वेलफेयर वगैरह करना है, वेलफेयर मतलब क्या? वेलफेयर, अच्छा इमेजिन, याद करिए, अशोक का 14 अभिलेख था, है ना, शिलालेख में से दूसरा अभिलेख क्या था? दूसरा शिलालेख, दूसरा अभिलेख क्या लिखा हुआ था? क्या हुआ? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हम्म, उसके साथ साथ चेर चोल पांड्य के राज्य के बारे में भी था, उसमें था कि तीसरा में था? उसी में था। तो उसी में देखिए क्या क्या हम लोग देखे थे, एक तो कुएं बनवाना है ना, पेड़ पौधे लगवाना है, और हॉस्पिटल्स भी हॉस्पिटल्स भी बनवाना है। हॉस्पिटल्स किसके लिए? एक जानवरों के लिए यानी हॉस्पिटल भी, और एक ह्यूमंस के लिए भी हॉस्पिटल भी। तो जो अशोक की धम्म नीति हम लोग देखे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं चाणक्य की नीति से फॉलो करता है, वेलफेयर वगैरह। और ये क्या, अवेलेबिलिटी। अब राजा किसी भी स्थिति में, है ना, राजा को लगभग 16 घंटा काम करना चाहिए। लगभग कितना? 16 घंटा काम करना चाहिए। 16, हाँ 16 है। चलो, अब 16 घंटा कैसे काम करना, इसमें बोला ये गया था अर्थशास्त्र में कि राजा को लगभग 16 पार्ट्स है इसको, जैसे 16 डिपार्टमेंट्स होंगे ना, कितने होंगे? लगभग 16 डिपार्टमेंट्स होंगे। हर एक डिपार्टमेंट को राजा को कितना समय देना है? 1.5 आवर्स का समय देना पड़ेगा। इसी में कुल मिलाने पे कितना हो जाता है, ये आपके 20 घंटे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर से बता रहे हैं कि राजा को लगभग 16 एक दिन में 16 डिपार्टमेंट देखना पड़ता है। हर एक डिपार्टमेंट को राजा को कितना वक्त देना है? 1.5 घंटे का वक्त देना है। कुल मिला के राजा कितना घंटा काम करना चाहिए? 20 घंटा काम करना चाहिए, और बाकी का 4 घंटा क्या करेगा? वो अपना सोएगा। आप लोग कई बार मूवीज में ये भी देखे होंगे कि राजा अपने वो स्विमिंग पूल में बैठ के नहा रहे हैं, लेकिन अगल बगल लोग रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, तो देखे है ना, वो अकबर वाले में बताते रहता है। तो ये सब क्या बताता है कि राजा कुछ भी करे, खाते भी रहे पीते भी रहे, उसको काम करते रहना चाहिए, बस जब वो सोने जाएगा तभी उसको थोड़ी बहुत शांति मिलनी चाहिए, है ना? ये कौन बता रहा है? ये अर्थशास्त्र बता रहे हैं, यानी चाणक्य बता रहे हैं कि राजा को कैसा कैसा होना चाहिए। अब ये राजा के नीचे कौन काम करेंगे? अमात्य। राजा के नीचे काम करने वाले कौन? अमात्य। अमात्य कह लीजिए। अब इसी अमात्य के नीचे आपको मिलेंगे क्या? अध्यक्ष। सही है, अध्यक्ष सही है। हाँ सही तो है, अध्यक्ष। देखिए, इसी अमात्य में ही एक कैटेगरी होगा तीर्थ। एक कैटेगरी क्या है? तीर्थ। इसी तीर्थ को हम क्या कहेंगे? महामात्य भी कहेंगे। महामात्य भी कहेंगे। ठीक है। अब इस तीर्थों के नीचे कौन होना चाहिए? इस तीर्थों के नीचे होना चाहिए अध्यक्ष। ठीक। अब सुनिए, ये जो तीर्थ या महामात्य है, ये मान लो जो राज्य में बैठ के जो काम देने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो हो जाएंगे, है ना। हम लोग कई बार से देखते हैं पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं? अच्छा, राज्यसभा में 245।
लोकसभा में कितने हैं? कितने? जो उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस हटा दिया गया है, तो 543 ही हुआ। 2020 में एंग्लो इंडियंस हटा दिया गया है ना। 19 में नहीं, 20 में हटाया गया है। क्योंकि हर 2 साल पे आपको, सॉरी, हर 10 साल पे आपको क्या किया जाता है, रिजर्वेशन को लेके बात किया जाता है। तो रिजर्वेशन हर 10 साल में होता है, तो उसी में SC ST की रिजर्वेशन को बढ़ाया भी जा गया था। और ये ओबीसी, ये एंग्लो इंडियंस को हटाया गया, तो 2020 की बात है ये। तो जिस तरह से आप लोग मंत्री देखें, कितने मंत्री हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 72 से 73 ही मंत्री होंगे ना। बाकी सब जो जीते हुए लोग हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। एक होंगे मिनिस्टर्स हो गए, एक हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रहा है ना फर्क क्या क्या है? तो यहाँ पे जो बैठने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? ये होंगे मिनिस्टर्स, है ना। यहाँ पे जो लोग होंगे वो कौन होंगे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रहा है? इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नीचे कौन होंगे? अध्यक्ष, जिसको हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी को बोलते हैं ना, या तो इन लोगों को कह लीजिए ऑफिसर्स कह लीजिए। ठीक है। हम लोग को महामात्य तीर्थों के बारे में कितने, लगभग 18 तीर्थों के बारे में बताया गया है। और ऑफिसर्स कितने हैं? ऑफिसर्स हैं 26। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग को ये 18 महामाती या तो फिर अमात्य। तो अपना पहला टॉपिक तो खत्म हो गया। दूसरा हम लोग क्या देखना, अमात्यों के बारे में देखना। ये, हाँ, क्या? कुछ नोट नहीं करना है आपको, ये बता दो। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। 2 सोर्सेस से हम लोग को पता चलेगा, एक इंडिका और एक अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में 7 अंगों के बारे में बोला गया, जिसको हम क्या कहेंगे, सप्तांग। सप्तांग में से ये 7 अंगों लिख लीजिए। उसमें से पहला सप्तांग, हम लोग पहला अंग क्या देखे थे? राजा। राजा जो है केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था संभालता है। तो राजा क्या क्या काम करता है? राजा धर्म प्रवर्तक है। राजा बुरे वल्नरेबल सेक्शंस को हेल्प भी करेगा। राजा वेलफेयर भी संभालेगा। राजा क्या करेगा? राजा हमें इतना समय तक अवेलेबल रहेगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है? राजा के नीचे रहता कौन है? राजा के नीचे रहने वाले अमात्य है। इस अमात्य में डिवीजन कैसा होगा? तीर्थ या महामात्य। तीर्थ महामात्य के नीचे कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। अमात्य में कितने, महामात्य कितने हैं? 18। अध्यक्ष कितने हैं? 26। महामात्य में हम लोग अभी देखेंगे, तो फटाक से लिख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हम सोच रहे हैं आपको टेस्ट हम ही लेना चालू करें। बोल जरा पानी ला दीजिए ना। इसको तो टेस्ट पेपर आता है ना। हो गया तो बताइए। बोलू, कहीं गुस्से में है? अभी ठीक है? हेल्थ सेक्शन, हेल्प हेल्प वल्नरेबल सेक्शन, जो असहाय सेक्शन है उनका मदद करना, उसी को हम क्या कहते
कल हम मौर्य का आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे। कल आप लोगों का खत्म हो जाएगा मौर्य पे। लिख लिए तो बताइएगा। बोलू कल आप आए नहीं टेस्ट देने। परसों, सॉरी परसों टेस्ट देने। एक मिनट। क्या बोली है?
दुर्ग मतलब किला, किला का देख रेख या किला का कोई भी काम करना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दुर्गपाल कहेंगे। हो गया, आप लोग लिख लिए हैं, सब हो गया, बताना चाहिए ना, स्केच कर देना। तो अमात्य हम लोग देखे थे, अमात्य को डिवीजन किया गया, किसमें डिवीजन किया गया है, तीर्थ और महामात्य में। ठीक है, कितने महामात्य हम लोग को देखना है, 18 महामात्य। तो ये 18 महामात्य आप लोग के सामने है और 26 अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष आप लोग नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग को बाकी ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। नाम से आपको पता चल रहा है पुरोहित, पुरोहित कौन होगा, जो क्या करेगा, है ना, हाँ, घर का खानदानी पंडित। यानी उस समय पुरोहित का पद किसके पास था, पुरोहित का पद चाणक्य के पास था। तो पुरोहित जो है राजा को हर चीज में सलाह देता है, जैसे रिलीजियस मैटर्स भी हो गए, सोशल मैटर्स भी हो गए, या तो फिर वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी पुरोहित हेल्प करता है। वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में पुरोहित क्या करता था, ध्यान देना, लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में पुरोहित सिर्फ धार्मिक सलाहकार हुआ करता था, लेकिन यहाँ मौर्य पीरियड से क्या हो गया, पुरोहित जो हो गया धार्मिक सलाहकार भी है और प्रशासनिक सलाहकार भी है। एग्जाम्पल कौन है, चाणक्य। चाणक्य, हाँ, ये लड़ाई करने तो नहीं जाते हैं, ये बस सलाहकार रहते हैं, उसमें नहीं जाते थे, इसमें भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जाने का काम कब से चालू होगा, चालू होगा जब वापिस गुप्ता पीरियड चालू होगा, तो उसमें भी उसमें क्या होगा, उसमें पुरोहित वगैरह भी जाना चालू करते हैं। ठीक, पुरोहित समझ आ गया होगा। सन्निदाता, कोष का अध्यक्ष नहीं, सन्निदाता वो इंसान है जो पूरे इलाके का क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा टैक्स कलेक्टर। समहर्ता क्या है, समहर्ता हो जाएगा कोष का जो है अध्यक्ष हो जाएगा। कोष का अध्यक्ष क्या कहेंगे, ट्रेजरर। पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट संभालने वाला कौन होगा, समहर्ता। सन्निदाता कौन होगा, है ना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कोषाध्यक्ष कहेंगे। सन्निदाता क्या होगा, वो हो जाएगा टैक्स कलेक्टर। सेनापति आर्मी का चीफ होगा, है ना, ये क्या होगा, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के नीचे क्या होगा, एक नायक होगा। ये नायक क्या काम करेगा, जैसे अश्वों का एक नायक हो जाए, या तो फिर पैदल सेना का एक नायक होगा, तो ये सब हो जाएंगे नायक। समहर्ता का कोषाध्यक्ष, बुक कौन सी है वो, सरस्वती, नहीं, ये ऑथेंटिक वाला है, उसको चेक कर दीजिएगा। ठीक, सन्निधाता टैक्स कलेक्टर है, समहर्ता ट्रेजरर है, सेनापति आर्मी का चीफ है। हर एक सेनापति क्या कमांडर इन चीफ होता है, उसके नीचे आप अलग अलग डिपार्टमेंट देखेंगे, एक पैदल सेना हो जाएगा, एक अश्व वाला सेना हो जाएगा, एक हाथियों वाला सेना हो जाएगा। ठीक, तो उन सबका एक चीफ होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नायक कहेंगे। मंत्री परिषद अध्यक्ष, जैसे आप लोग मंत्री परिषद देखते हैं, तो मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा देख रेख करने का काम भी तो किसी का होता है ना। तो उन सबको ले आके राज में बैठाना, अगर कोई मंत्री घूमने गया है तो उसको पकड़ के लेने का काम किसका है, मंत्री अध्यक्ष का। चलो भाई राजा बुला रहे, चलो काम करो, है ना, समझ आ गया। और ये युवराज, युवराज या तो राजा का पुत्र होगा, ये तो राजा का ही पुत्र होता है। ठीक है, अब राजाओं की शादी तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब जब इतना पूरे भारत पे कब्जा किया हुआ तो एक अकेला राजा तो ना कब्जा करके रखेगा, अलग अलग प्रांतों में भी डिवाइड करेगा, तो उसमें वहां किसको भेजेगा, राजा को भेजेगा। प्रतिष्ठा, अच्छा आप लोग ये पढ़े हैं, कौन से अभिलेख में आपको प्रतिष्ठा, राजुका और युक्ता के बारे में बताया गया है, कौन से अभिलेख, हाँ, तीसरे में कि सातवें में, हाँ, तीसरे में है कि सातवें में,
कौन से अभिलेख में महामात्यों को, ऐसे महामात्यों को अपॉइंट किया गया है जो अशोक की धम्म की नीति को देख रेख करेगा? किसमें, 7वें में है कि 5वें में? हाँ सर, कहीं तो था। तीसरे में युक्ता, राजुका और प्रतिष्ठा के बारे में है। 5वें में महामात्यों के बारे में है। युक्ता क्या काम करता है? राजुका, युक्ता और प्रतिष्ठा। ये हम लोग कौन सा देख रहे हैं? प्रतिष्ठा देख रहे हैं ना, ठीक है। प्रतिष्ठा, राजुका और युक्ता। प्रतिष्ठा, ठीक है, जिला का अध्यक्ष है राजुका। और युक्ता, बात सही बोली। प्रतिष्ठा क्या होगा? वो एक जिला का अध्यक्ष होता है, यानी कहीं ना कहीं वो डीएम के बारे में बात कर रहा है। राजुका जो गांव को देख रेख करने वाला होगा, वो राजुका वाला होगा। युक्ता क्या होगा? उन सबको असिस्टेंट देने, किसको? सिर्फ राजुका को जो असिस्ट करेगा, सिर्फ राजुका के नीचे काम करने वाले क्या कहेंगे? युक्ता कहेंगे, है ना। हाँ, प्रतिष्ठा जो था, ये प्रतिष्ठा एक तो जिला भी संभालता था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास क्या होते हैं? जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। जुडिशियल पावर्स में ये दो तरह के हम लोग देखते हैं ना। एक होता है घरेलू केसेस देखने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? दीवानी मामले, है ना। और दूसरा, कोई क्रिमिनल केस होगा तो उसको क्या कहेंगे? फौजदारी। तो प्रतिष्ठा क्या देखेंगे? ये देखेंगे फौजदारी, यानी ये फौजदारी के जज है, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? ये दीवानी मामले के जज है, दीवानी का जज, ठीक। कर्मांतिक क्या है? कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रदान, है ना, है ना। उद्योग धंधे का प्रदान, ठीक। दंडपाल, दंडपाल जो है सेना की सामग्री जुटाने वाला, ठीक। ये है सेना हाँ, नहीं, आप लोग देखते होंगे कि जब नेवी का भर्ती वगैरह चालू होता है, तो उसमें शेफ वालों का भी भर्ती चालू होता है ना। शेफ वाले, तो शेफ वाले आर्मी के अंदर ही आएंगे, लेकिन आर्मी शेफ होते हैं। वो लोग को थोड़ा बहुत बंदूक लगना सिखाया जाता है। जैसे आप बॉर्डर का मूवी देखे होंगे ना, पहला वाला जो बॉर्डर का मूवी था, देखे आप लोग? तो उसमें एक चाचा होंगे जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन बाद में वो भी लड़ने पे उतर जाते हैं, क्योंकि सैनिक कम पड़ने लग जाते हैं, बेचारे वो भी शहीद हो जाते हैं। तो सेना की सामग्री संभालने वाला कौन है? दंडपाल। अब अनंतपाल क्या है? जैसे जो हम लोग दुर्ग देखते हैं, दुर्ग दुर्ग का पूरा रक्षा करने वाला। जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे क्या है, ये पूरा किला है, किला का बाउंड्री है, इस बाउंड्री से रास्ता आना जाना है, यहाँ पे राजमहल है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव है, ऐसे भी होगा ना जहाँ पे ऑफिसर्स रहते होंगे, यहाँ पे बाहर गांव में कोई लोग रहते होंगे। तो इसका देख रेख करना, यहाँ से अगर दुर्ग है इसका देख रेख करना, यहाँ गेट होगा, यहाँ अलग अलग रास्ते होंगे, ये सब देख रेख करने वाला कौन है? अनंतपाल, दुर्ग का रक्षक, दुर्ग का रक्षक। और दुर्गपाल क्या होगा? दुर्गपाल वो बंदा होगा जो, जैसे मान लो राजा है, राजा के कक्ष में राजा को अचानक ऐसा फील हुआ कि भाई ये कर्टन बहुत पुराना हो गया, है ना, अपने दरबार का पर्दा बड़ा बड़ा पुराना हो गया, धुरिया आ गया है, लाओ मैं उसको धुल लेते हैं। हाँ, सब काम कौन करेगा? दुर्गपाल। जो राजा जिस वो रेड कारपेट पे चल के आएंगे, रेड कारपेट भी तो साफ होना चाहिए, अरे पूरा मैनेजमेंट का काम करेंगे। हाँ, आगे जब हम लोग सैन्य में पढ़ेंगे ना, तब वो भी देखेंगे। वो खास करके ऐसी लेडीज वगैरह रखता था जो बहुत खतरनाक हंसती थी, ताकि वो हंस दे तो राजा फिर वापस सब डर के भाग जाए। तो दुर्ग दुर्ग आपको वहीं पे हंसना था, इसीलिए राजा आपको अपॉइंट कर लिया था वहां पे।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने कब्र से निकल के आता कि ऋतु आओ हम तुमको अपॉइंट कर दुर्ग पाल किसमें से प्रबंधक, हाँ वो भी ठीक है, कौन सा गलत बात है। प्रबंधक क्या है, मैनेजमेंट संभालने वाला। जैसे जैसे मान लो खाना, राजा खाना खाइबे करेगा, राजा को क्या खा खिलाना है क्या नहीं खिलाना है कौन देखेगा, दिलपाल ही देखेगा ना। प्रबंधक का मतलब क्या है, मैनेजर टाइप हुआ ना। तो गलत कहाँ लिखा है, तो सही है तो है। हाँ, दंडपाल क्या लिखा हुआ है, नहीं तो दंडपाल वाला ये है, सेना की सामग्री जो ला के करने वाला होगा वो हो जाएगा। दुर्ग का प्रबंधक लिख दे, इस पे चलेगा। अब दुर्ग नशेड़ी आदमी अपना पहचान लेता है जल्दी से, है ना? नागरक, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होगा, ठीक है। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। जी, क्या है? हाँ, जोर से बोलिए। और क्या होता है? प्रमुख, बताइए तो क्या लिखे, उतना दूर से नहीं देख पाते हम। अच्छा, इसमें 28 अध्यक्ष के बारे में भी दिया है, 26 ही दिया है, 26। तो नागरक लिख लो, पौर लिख लो या नागरक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासता, राजकीय कागजों का सुरक्षित रखने वाला, है ना। डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट वाला लिख सकते हैं। दौवारिक राजमहल का देख रेख, हम्म, राजमहल का देख रेख करने वाला, अंतरिम सम्राट की अंगरक्षक है। ठीक, तो 18 अमात्य, महामात्य या पीर, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई देख लो, एक होगा ये दोनों जजेस आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक, एक युवराज इम्पोर्टेंट है, दूसरा आपको सन्निदाता और संहर्ता। इसमें तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हाँ, एक अटाविक, क्या हुआ? ट्रेजर मतलब कोष, कोषाग्र, जहाँ पे आपको सारा पैसा इकट्ठा हुआ रहता है। सप्तांग में भी हम लोग देखे थे ना, 7 अंगों में से एक अंग क्या था, कुशा, कुशा तो कोष है ना, कोष, कुशा ट्रेजर। कितने हो गए, एक दो, आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी सब आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। प्रतिष्ठा और वैचारिका 4, ये भी पूछते हैं, इसीलिए मैं इन सबको एक साथ लिखा ताकि आपको आसानी हो जाए। बाकी वो बस इतने ज़्यादा अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी 26 और है, 26 वाले में से आप पीवाईक्यूज जो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप लोग पीवाईक्यूज में से निकाल लीजिएगा। वैसे पीसीएस ने इससे ही ज़्यादा पूछा हुआ है। हो गया तो बताइएगा।
हो गया। पाटलिपुत्र का और एक नाम क्या है? मगध के साम्राज्य के समय पे ग्रीक्स जो बुलाते थे। हाँ? पॉलीब्रोथा। मंत्री परिषद आप लोग समझते हैं? प्रशस्ता डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट, पेपर का जितना भी लेखा जोखा होगा, पेपर डिपार्टमेंट। कौन सा वाला? उद्योग धंधा, बिजनेस, या कॉमर्स लिख लीजिए, कॉमर्स का प्रधान। देखो भाई, एक चीज और ध्यान देना, जो हम लोग मंत्री परिषद देखते हैं ना, मंत्री परिषद, मंत्री, है ना, मंत्री परिषद का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री का मतलब हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। कैबिनेट का मतलब क्या है? वैसे मंत्री जो हम लोग को सिर्फ राजा के साथ ज्यादा उसका उठना बैठना चलता है। कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा क्या होता है? कम होता है। मंत्री परिषद में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन लोग का जो सैलरी होगा 12,000 पर, ठीक, इनका सैलरी होगा 48,000, और इनका सैलरी होगा 60। ठीक है, छोटे छोटे ऑफिसर्स होंगे, सबसे छोटा ऑफिसर होगा, उसको 60 पर मिलेगा। हो गया तो बताइएगा। बोलू, बताना कहाँ पे हो?
बोले देख, पूरे साम्राज्य का हेड कौन होता है? साम्राज्य का हेड होगा किंग। अब इस साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया है। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार थे, मगध के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक जब आए तो मगध के साम्राज्य में 5 प्रांत हो गए। तो जो 5वां प्रांत एक्स्ट्रा जुड़ा था वो कौन सा था? तो वो था कलिंग। ठीक है, इनिशियली मगध में कितने प्रांत थे? 4 प्रांत होने चाहिए, लेकिन बाद में एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो कौन सा था? कलिंग वाला प्रांत हम लोग को एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो इस प्रांतों को हम लोग अलग अलग नाम देंगे। एक हो जाएगा उत्तर पथ, उत्तर प्रांत, एक दक्षिण प्रांत, दक्षिण प्रांत, एक अवंतिका, अवंती मध्य देश का, अवंती मध्य देश, दक्षिण सुवर्णिका, उज्जैन, देखो भाई, ये हो जाएगा क्या आपका उत्तर प्रांत, ये हो जाएगा आपको क्या पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत को आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आएगा अवंतिक। ठीक, और ये पश्चिम वाला, सॉरी पूर्वी, और ये हो जाएगा पश्चिमी। और पूर्वी वाला, पूर्वी में आ जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, और दक्षिण में आ जाएगा आपका क्या? दक्षिण में आपका कैपिटल क्या होगा? उसका कैपिटल होगा, ये कैपिटल, और ये है प्रांत। ठीक, सुवर्णिका, सुवर्णिका, और कलिंग का तोसना। तो आपके स्टार्टिंग में कितने प्रांत थे? 4, बाद में कितने हो गए? 5। यूजुअली इन प्रांतों का जो अधिकारी होता है या तो युवराज होगा। ठीक, इन प्रांतों को आप या तो प्रांत कह लें या तो चक्र कह लें। ठीक, इन सारे प्रांतों का हेड कौन होगा? इन सारे प्रांतों का हेड होगा युवराज, या युवराज के अलावा कोई ऐसा बंदा जो राजा के बहुत ज्यादा करीबी होगा, वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो प्रांत हो गया। अब विषय पे आइए। विषय क्या है? ये एक डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन, एक जिला को आप क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। अब विषय का जो हेड होगा उसको आप क्या कहेंगे? या यहाँ पे लगा लीजिए, या तो आप कहेंगे विषयपति, या तो आप कहेंगे आहारपति, है ना। यहाँ पे देखें ना, विष या आहार, आहार, तो विष का हेड होगा विषयपति, आहार का हेड होगा आहारपति। या ये किसको आप बोलेंगे? ये एक डिस्ट्रिक्ट को आप कहेंगे विष या विषयपति। अब इसी के अंदर रहेगा आपका कौन? इसी के अंदर रहेगा आपका प्रदेशिका, है ना। इसी के अंदर रहता है ना भाई प्रदेशिका। प्रदेशिका कौन हो जाएगा? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता को क्यों अपॉइंट किया गया था? प्रदेशिका, राजुका और युक्ता, यही खाली यही 3, यही अभिलेख में लिखा हुआ है ना। इन लोग, फिर से बोलिए। जैसे संभालने को तो कई सारे संभालने वाले हैं, लेकिन अभिलेख में हम लोग को सिर्फ इन्हीं तीनों का नाम लिखने का कारण क्या है? बताओ, बोलो, सही बताओ।
धम्म का जो प्रचार प्रसार अशोका कर रहे थे वो कितना सही चल रहा है कितना गलत चल रहा है, हर 5 साल में सर्वे करने का काम किसका था? स्वदेशी का, राजू का और युक्ता का। और महामात्य क्या करता था? महामात्य घूम घूम के अशोक की धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करता था। यानी एक का काम रेगुलर होता था, राजू का, युक्ता और प्रदेशी का काम क्या होता था? कभी कभार करने वाला काम, मतलब 5 साल में एक बार करने वाला काम। ऐसा नहीं था कि एक ऑफिसर को ये एक ही काम करना पड़ता था। जैसे प्रदेशी का डीएम जो है कई सारे चीजें संभालते हैं, है ना, उसी तरह से यहाँ से प्रदेशी का भी कई सारी चीजों को संभालेंगे। तो यहीं पे आपके प्रदेशी का आ जाएंगे, यही प्रदेशी का के नीचे आपको क्या आ जाएगा? राज्य का भी आ जाएगा। कौन सा बोली ना? भारत पे जैसे हम ये पांचों प्रांत है ना, एक प्रांत है उत्तर प्रांत। तो उत्तर प्रांत यहाँ पे ये हम मार्कअप कर दिए, इसको इसका कैपिटल क्या होगा? तक्षशिला होगा। दूसरा क्या है? दक्षिण प्रांत है। दक्षिण प्रांत सबसे नीचे वाला इलाका। दक्षिण प्रांत कैपिटल क्या है? सुवर्णिका है। यहाँ पे अवंती। पश्चिमी प्रांत ये वाला ये अवंती है। और पश्चिमी प्रांत का क्या है? अवंती। उसका कैपिटल क्या है? उज्जैन। अब पूर्वी प्रांत क्या है? पाटलिपुत्र। लेकिन नया वाला कौन सा हम लोग का ऐड हो गया था? कलिंगा ऐड हो गया था, जिसको हम टोसला भी उसका कैपिटल कहते हैं। अच्छा, इसके एक बार और देख लो, अभी हो जाएगा। ये जो है 8 गांव का समूह है, ये 400 गांव का समूह है, ये 200 गांव का समूह है, ये 10 गांव के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राम कहेंगे। ठीक है। अब जहाँ पे ग्राम, हाँ, 800 गांव के समूह को हम लोग स्थानीय बोलेंगे, 400 गांव को द्रोणामुख, 200 को खारतविका और 10 गांव को आप क्या कहेंगे? ग्राम कहेंगे। स्थानीय और इन सबका ऑफिसर कौन होगा? इन सबका ऑफिसर होगा स्थानीय ऑफिसर। ऑफिसर का नाम भी क्या होगा? स्थानीय। अब ये स्थानीय जो है डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको? ये स्थानीय डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा इन सबको, ये विषयपति और आहारपति को डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगा। और इसी स्थानीय के नीचे कौन आ जाएगा? इसी स्थानीय के नीचे आएगा युक्ता। समझ आ रहा है? युक्ता आके इसको रिपोर्ट करेगा, ये जाके विषयपति या आहारपति को रिपोर्ट करेगा। ये प्रदेशी का, ये राजू का ग्राम संभालता था। युक्ता उस ग्राम के पूरा रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता था वो ये संभालता था। अगर राजू का और युक्ता दोनों मिल जाते तो बड़ी भयंकर लूट मचाते। इसीलिए ये इस युक्ता को डायरेक्टली सेंट्रल ऑफिसर के साथ रिप्रेजेंट करने वाली बात, इसको इसको जाके बताना पड़ता था। ये सेंट्रल ऑफिसर है, ये लोकल लेवल ऑफिसर है। अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि जिस तरह से समुद्र में जो मछली है वो पानी पी जाती है और हम लोग को पता नहीं चलता है कि मछली पानी पी रही है ना, उसी तरीके से गांव का जो युक्ता है इतना बड़ा घूसखोर इंसान है कि वो पैसा खा भी जाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो मछली का कंपैरिजन युक्ता के साथ अर्थशास्त्र में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक। अब ग्राम का हेड कौन होगा? ग्रामपति, जो कि आप सब लोग जानते हैं। तो ये आपका हायरार्की सिस्टम है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। हो गया तो बताइएगा। कोई दिक्कत? पहले तो जो 18 महामात्य हम लिखवाए हैं उनमें से जो स्टार मार्क करवाए हैं उन लोग को पहले याद करिएगा, बाकी सबको आराम आराम से जब आपको इच्छा करे तब याद करिएगा, लेकिन पहले वो वाली जरूर याद कर लीजिएगा। ये हमें रेस करने चलेगा।
हो सका तो हम लोग कल ही चालू कर लेंगे, बाहरी आक्रमण से जितना भी आता है, कुषाण वंश वगैरह से चालू कर लेंगे। ये क्लियर है ना? यहाँ पे एक जिला को संभालने वाला विषयपति या आहारपति, उसके नीचे कौन होगा? प्रदेशिका होता है। प्रदेशिका के नीचे कौन होगा? राजुका। अब डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राम संभालने वाला कौन होगा? स्थानीय। स्थानीय के नीचे युक्ता होगा। स्थानीय को ये युक्ता क्या करेगा? स्थानीय को खबर देगा। स्थानीय किसको खबर देगा? वो खबर देगा विषयपति को। अच्छा, अपना गोरखपुर ग्राम में आता है कि नगर पंचायत में आता है? हम्म। नगर। तो उस समय भी एक ऐसा जगह रहा होगा जिसको आप न गांव की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं और एकदम साम्राज्य की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। तो बीच वाले श्रेणी में होगा जहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा और थोड़ा बहुत काम चलाने वाला जैसा जगह। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नगर प्रशासन। देखिए, नगर प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में तो नहीं मिला है, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में ये बताया गया है कि जो नगर का प्रशासन होता था उसमें आपको 6 कमिटीज होती थी। हर एक कमेटी में कितने लोग होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। तो कुल मिला के कितने मेंबर्स होंगे आपके पास? टोटल 30 लोग मिलके आपके पूरे नगर का प्रशासन व्यवस्था संभालते थे। तो पहला जो प्रशासनिक व्यवस्था नगर का हुआ था वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का। कहीं भी अगर आपको इंडस्ट्रीज बनती है, इंडस्ट्रीज मतलब कैसा? जैसे इस समय हम लोग कोई भी काम देखते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हम लोग को लोहे लकड़ से होता है, उसको हम लोग इंडस्ट्रीज कहते हैं ना। बल्क में जहाँ प्रोडक्शन हो उसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो उस समय भी कुछ ना कुछ बल्क में प्रोडक्शन हुआ रहता होगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वाला। अब दूसरा क्या है? फॉरेनर एंड एंटरटेनमेंट। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यापारी आ गया बाहर विदेश से। अब उस व्यापारी को यहाँ भारत का कोई प्राकृत भाषा ना आता हो, तब कोई ना कोई एक ऑफिसर चाहिए जो उसके भाषा को इजीली ट्रांसलेट कर सके और वो बंदा बोर भी ना हो ताकि उसको नींद ना आए, है ना? ऐसा भी तो होना चाहिए ना? नहीं तो नींद नहीं आना चाहिए ना? पानी बिलो नहीं आ गया। मान लो कोई वो आया बाहर से फॉरेनर, उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ चाहिए ताकि वो आज एंटरटेन होगा तो अपने घर जाके बोला भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है, चलो चलो घूमने चलते हैं। जैसे मालदीव में लोग क्यों जाते हैं घूमने के लिए? वहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट मिलता है। इस तो फॉरेनर्स को खुश रखने का और उनका एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी लेने वाला भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उन सबका लेखा जोखा होना चाहिए ना। अब ये लेखा जोखा होगा तभी तो वहाँ पे राजा
कुछ वेलफेयर का काम कर पाएगा। हम लोग देखे थे ना, राजा कुछ वेलफेयर के काम करता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़े बुजुर्गों के लिए। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कौन बच्चे हैं, कौन बुजुर्ग हैं, वो सब इसमें लेखा जोखा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स डिपार्टमेंट मतलब मान लेते हैं कि जैसे कुछ वस्तु ऐसे होंगे जो गरीबों तक पहुंचने चाहिए, तो उनका रेट फिक्स करने का काम भी तो होना चाहिए। जैसे हम लोग को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं, चावल 1 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो, ऐसा कुछ मिल रहा है ना, राशन वाला सामान मिलता है, वो वाला भी कोई देख रेख करना चाहिए। तो वो ये संभालता था। उसी तरह से जब बट्टा हम लोग देखते हैं 1 किलो का वजन, तो बट्टे का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी कोई चाहिए। तो वेट वगैरह भी, वेट और प्राइजेस वगैरह डिसाइड करने वाला कौन होगा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट होगा। बाहर कितना सामान एक्सपोर्ट होना है, भारत में कितना सामान अंदर रखना है, वो सब कंट्रोल में देखें। अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछ देता है कि भारत के मौर्य काल के साम्राज्य के नीतियां क्या आज भी प्रेजेंट टाइम के भारत की नीतियों के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, तो आपको हाँ मैच करता है ऐसा ऐसा करके लिखेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, इंडिका के नगर प्रशासनिक व्यवस्था में एक डिपार्टमेंट था जिसमें ऐसे इसके बारे में बताया गया था। आप हवे में नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा कि इंडिका के डिपार्टमेंट में ऐसा होता था, टैक्स कलेक्ट करते करते थे। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि हाँ टैक्स कलेक्ट करते थे, आप ये लिखेंगे कि हाँ, जिस तरह प्रेजेंट टाइम में लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम में बलि या सीता लिया जाता था। तो आप टेक्निकल वर्ड्स जरूर यूज करिएगा। अब कितना सामान बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, उसके ऊपर उसका जांच करना जरूरी है, क्योंकि इन सामान के ऊपर आप क्या करेंगे, आप करेंगे टैक्स इकट्ठा करते हैं। इसीलिए टैक्स कलेक्शन भी एक डिपार्टमेंट हो गया, सामान बिकने का एक डिपार्टमेंट हो गया, सामान पे रोक लगाने का काम या वेट का मेजरमेंट करने वाला काम या प्राइजेस फिक्स करने का काम किसका होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, समझ आया। तो हम लोग नगर भी देख लिए, साम्राज्य हो गया, प्रांत हो गया, विषय आहार ये भी हो गया, स्थानीय 800 ये तो ठीक है, बस इतना ही है। तो नगर प्रशासन भी आप लोग का उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। क्या बताइएगा, लिख लेंगे तो। जो अब शराब वाला देख रही है ना, मौर्य साम्राज्य में शराब का उत्पादन जो था वो सरकार ही संभालता था। तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसपे सरकार ही कंट्रोल रखता था। ये शराब हो गए, जंगल का कोई काम हो गया, ये लोहे का कोई काम, जमीन का रास्ता आने जाने का या समुद्र के रास्ते आने जाने का किसका कंट्रोल था, ये सब कंट्रोल राजा का ही हुआ करता था।
या ये क्या है? ये कोर्ट है, ये दीवानी कोर्ट है। और ये क्या है? ये है फौजदारी कोर्ट। दीवानी कोर्ट का मामला कौन संभालता था? हम लोग देखे थे अध्यक्ष में, महामात्य में व्यवहारिका, और ये प्रदेष्टा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे ना, ये 18 महामात्यों में से ये 2 महामात्य हैं। अब दीवानी कौन संभालेगा? व्यवहारिका। फौजदारी कौन संभालेगा? प्रदेष्टा संभालेगा। ठीक। अब कई कबार प्रदेष्टा कौन है? ये प्रदेष्टा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, देखे है ना, ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, यही जज भी बनता है, सब कुछ यही करता है। तो इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स है। धर्मस्थायी का मतलब होता है दीवानी कोर्ट। दीवानी कोर्ट का जज कौन होगा? व्यवहारिका। ये क्या है? कंटक शोधन। कंटक शोधन का क्या बोलेंगे? ये फौजदारी कोर्ट है। इसका हेड कौन होगा? प्रदेष्टा होगा। अच्छा, लिख लेंगे आप लोग, समझ आ जाएगा। धर्मस्थायी दीवानी कोर्ट, इसका हेड कौन है? व्यवहारिक। हो गया? हो गया तो बताइए। एक जगह है जिसका नाम है बुलंदी बाग। हो गया? लिख लिया? बोले। जगह एक है जिसका नाम क्या है? बुलंदी बाग। ये कहाँ पे है? ये है पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में बुलंदी बाग जगह नाम से एक है। वहां पे हम लोग को एक ऐसा सा बड़ा सा साम्राज्य प्रकार का बनता है। ठीक है, जैसे ये पूरा सा बाहर क्या है? बाउंड्री। और ये बाउंड्री के अंदर छोटा सा साम्राज्य। तो ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा दुर्ग का। अब ये बाकी साम्राज्य जहाँ पे राजा अपना रह के विश्राम करे या कोई डिसीजन मेकिंग का काम करे, या राजा के रहने वाला जगह मान के चलिए, उसी में आपको मंत्री परिषद वगैरह भी मिल जाते थे। कहा ये जाता था, इस बुलंदी बाग पे 570 टावर थे। 570 टावर। टावर में तो समझ रहे हैं, बड़े सा एक पिलर होगा, पिलर के ऊपर एक ऑफिसर खड़ा रहता है बंदूक बंदूक ताने या तीर धनुष लेके। तो कितने टावर्स थे? 570 टावर। जाहिर सी बात है, वो ऐसा 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 करके हर जगह टावर लगा के रखे होंगे, ताकि अपनी नज़र भी रख सके दूर तक, और साथ में अगर कोई आता है तो बाहर से अटैक भी उसके ऊपर कर सके। इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि इसमें 64 गेट्स थे। सबसे बड़े बड़े दरवाजे 64 थे गेट ये लोग के पास थे। अब जितना भी ये सब स्ट्रक्चर बना है ना, ये सब बना किसकी वजह? ये सब वुडन स्ट्रक्चर थे। क्या थे? वुडन स्ट्रक्चर। लकड़ी का बनने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय कई सारा जंगल काट काट के ये लोग आगे बढ़े थे। महाजनपद का ग्रोथ कैसे हुआ था? जब हम लोग को आयरन मिल गया था। 1000 BC के लगभग आयरन हम लोग को मिलता है। 500 BC के लगभग ये महाजनपद वगैरह अच्छे से डेवलप हो गए थे। तो आयरन ब्रिक्स है ना, आयरन उतना नहीं, लोहे का सरिया तो हम लोग अभी इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पे यूज करने लगे, तब ये लोग लकड़ी इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग को ये बुलंदी बाग पाटलिपुत्र में हम लोग को अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष, जो कि इतना बढ़िया से सजावट करके रखा हुआ है।
कहा यह जाता है कि उस समय पॉपुलेशन का उस समय पॉपुलेशन जो था, उस पॉपुलेशन का 10% कितने लोग थे, उसका 10% आर्मी में थे। तो कुल आर्मी उस समय मान लेते हैं, उस समय जो पॉपुलेशन था वो लगभग 65 करोड़ के पॉपुलेशन में था। ठीक, अब उसका अगर आप आधा भी करते हैं तो आपको 6 करोड़ के लगभग आपको आर्मी मिलती है। इतना तो होना तो नहीं चाहिए, फिर 65 लाख था, 65 लाख आपको उस समय पॉपुलेशन चल रहा था महाजनपद के पीरियड में। और कहा यह गया था कि उस पॉपुलेशन का 10% जो है आर्मी में है, तो यानी 6.5 लाख आर्मी के लोग इसके पास रहते थे, ऐसा किताबों में बोला गया। कौन सा किताब? आर एस शर्मा। ठीक, अब ये आर्मी वाली बात आई तो मेगास्थनीज ये कहता है, आर्मी में अब वाली बात आती है तो मेगास्थनीज कहता है कि देखो भाई, आर्मी का भी ना, आर्मी का भी डिवीजन हुआ था 6 कमिटियों में। ठीक, आर्मी का डिवीजन कितना होगा? 6 कमिटी में। हर एक कमिटी में कितने लोग होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। तो टोटल कितने कमिटीज हो, कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 30 मेंबर्स। तो आर्मी के 6 कमिटी के बारे में 30 मेंबर्स, और यहाँ नगर प्रशासन में 30 मेंबर्स की बात कौन कर रहा है? मेगास्थनीज ही कर रहा है। तो हम लोग इसमें किसको किसको देखेंगे? पहला होगा पैदल सेना, ठीक, दूसरा होगा अश्व सेना, तीसरा हाथी वाला सेना हो जाएगा, चौथा रथ, पांचवा नेवी वाले। यहाँ पे हम लोग को पहली बार नेवी का एविडेंस मिलता है। इसको कैसे लिखे? पदाध्यक्ष, पदाध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष, पदाध्यक्ष। बोलिए, क्या बोलिए? पदाध्यक्ष, जो पैदल चलने वाला होते हैं आदमी, उनको हम क्या कहते हैं? पदाध्यक्ष। एवं रसद सामग्री। बुलंदशहर नहीं भूलना है आप लोग को, ठीक है? हो गया तो बताइएगा। छावनी समझते हैं आप लोग? छावनी, विशेष प्रकार के लोगों में क्या रहता है? वास। तो जितने भी ऑफिसर्स होते थे ना, उन सबका खुद का छावनी होता था। छावनी का मतलब जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो जिस जगह पे ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रहते थे ना, उसको क्या बोला जाता था? गुल्म। ये क्या था? छावनी। छावनी, गुल्म। क्या बोली ना? थोड़ा सा उठ के बोलेंगे, हम तो हाथ नहीं पड़ रहे। सातवां? नहीं, 6 ही डिपार्टमेंट है ना।
छावनी का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग रहते हैं। तो मान लेते हैं जितना पैदल सेना थे वो सब एक जगह रहते थे, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुल्म बोलेंगे। या जो हाथी रखने वाले या अश्व रखने वाला एक जगह होगा, उसको वो अलग डिपार्टमेंट होगा, तो वो भी क्या होगा? गुल्म के अंदर कहलाएगा। अब इन सबके सैलरीज भी दिलाएगा ना, इन सबके सैलरीज को क्या कहेंगे? गुल्मदय। गुल्मदय, ये सैलरीज कहलाएगा। हो गया? स्पाइस में देखिए, स्पाइस समझते हैं आप लोग? स्पाइस, स्पाइस नहीं, स्पाई। हाँ, गुप्तचर जिसको बोलते हैं, जो छुप छुप के राज्य में रहता है और उसी राज्य का पूरा खबर किसको देगा? वो राजा को देगा। तो स्पाइस में आपको दो तरह के स्पाई दिखेंगे आपको। ठीक है, एक है संस्था और एक है संचारी। ये स्पाई ऐसे हैं जो एक जगह फिक्स है, एक जगह पे फिक्स है। ये स्पाई वैसे हैं जो हमेशा मूविंग में रहते हैं, हमेशा कभी यहाँ पे कभी वहां पे रहेंगे। इसमें संस्था में आप देखेंगे तो कुछ स्पाइस क्या बन के रहेंगे? स्टूडेंट्स बन के रहेंगे। कुछ स्पाइस आपको भिखारी बन के रहेंगे। कुछ स्पाइस आपको पुअर बिजनेसमैन बन के रहेंगे। ठीक है, कुछ स्पाइस आपको ऋषि बन के रहते हैं। तो ये सब एक जगह फिक्स रहेंगे। ठीक है, संस्था में आपको चार अलग अलग कैटेगरी चले जाएंगे। हालांकि उन सबके अलग अलग नाम इतना नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखें, संस्था एक स्पाई था और एक संचारी था। संस्था वो स्पाई सिस्टम था जहाँ पे लोग हमेशा एक जगह फिक्स रहा करते थे, और ये संचारी वो स्पाई सिस्टम है जहाँ पे आपको लोग हमेशा मूव करते रहते थे। तो ये दोनों जो भी है, संस्था या संचारी, ये सीधा जाके राजा से नहीं मिलते थे। पूछो क्यों? अगर ये सब जाके राजा से बार बार मिलने लगे, किसी की नजर अगर इन सब पे पड़ जाती है, तो ये सब नहीं कहलाएंगे ना, पकड़े जाएंगे ना। आज नहीं कल पकड़े जाएंगे, लोग खबर हो जाएगा, अरे भाई ये तो राजा का खबरी इंसान है। तो ये डायरेक्ट राजा से नहीं मिलते थे, किसी और मंत्री से मिलते थे, वो मंत्री आके इनको खबर देता था। ठीक हो गया? अब इसी दुर्ग वाले सिस्टम में देखिए, इसी दुर्ग वाले सिस्टम में हम लोग देखेंगे ना, जो बॉडीगार्ड्स होते थे राजा के, राजा के जो बॉडीगार्ड्स होते थे, उसमें महिलाएं ज्यादा होती थी। महिलाएं, जी तो अब अब कोई भी अगर राजा का बॉडीगार्ड बन रहा है ना, तो उन लोग को अलग अलग टेस्ट लिया जाता था। चाहे राजा का बॉडीगार्ड बनना हो, चाहे सेना में ज्वाइन करना हो, या कोई मंत्री परिषद बनना हो, तो उनको अलग अलग चार प्रकार के टेस्ट हुआ था, होता था। जिस तरह से यूपीएससी हम लोग आज अब देखते हैं ना, कि हम लोग को ज्योग्राफी आना चाहिए, हिस्ट्री आना चाहिए, इकोनॉमी पॉलिटी सब कुछ आना चाहिए। उस समय लोगों को क्या क्या किया जाता था? उस समय लोगों को वेद, जो जितने भी लिटरेचर वाला पोर्शन था, वो आना चाहिए रहता था, जिसको कहा जाता है धर्मोपद सुधा, है ना। ये क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट जितने होते थे, वो सब जानकारी इनको होनी चाहिए थे। हो गया?
इरेज कर दे। मगध का बेसिक इनकम सोर्स क्या रहा होगा? हाँ, क्या बोलिए? क्या है ये? क्या है, क्या नंबर बता रही है? इनकम सोर्स पूछे, क्या क्या होगा इनकम सोर्स हम पूछे। चलो ठीक है, कृषि हो जाएगा। ठीक। और एक व्यापार हो जाएगा। ठीक। कृषि में कैसा कैसा ये लोग कृषि करते रहेंगे? इमेजिन करिए बिहार, बिहार वाला जगह है, मगर क्या है, बिहार वाला जगह। इस एरिया में आपको प्रेजेंट टाइम का बंगाल, बांग्लादेश और प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा भी कवर होता है, ये मगध के साम्राज्य में। तो बताइए क्या हो सकता है बेसिक सोर्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? चावल। तो चावल यहाँ पे क्या है? स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब जिसके बिना लोग खाना नहीं खाना पसंद करेंगे। ठीक है, चावल यहाँ पे स्टेपल फूड हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या ये पशुपालन करेंगे? है ना, क्योंकि हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेख में पहला अभिलेख लिखा हुआ है ना, फिर से बोलिए। बाम, नहीं मैडम नहीं डालें। कल डालें, कल से याद से डालें, फिर रात मम्मी लगा के भूल गए। तो खेती सबसे ज्यादा ये लोग क्या यूज करते थे? चावल यूज करते थे। ये लोग पशुपालन करते थे। इसका स्रोत हम लोग को मिलेगा अशोक के अभिलेख में। अशोक के पहले अभिलेख में क्या मिला है ना? एक, एक ही पिकॉक मारना चाहिए, और एक कौन सा जानवर का नाम दिया जाता है? हाँ, हिरण। यानी दो हिरण एक मोर मरना चाहिए, लेकिन आगे जाके इनको भी बलि नहीं देना करके बताया जाता है ना कहीं वो सब एक समय पे बहुत। ये अभी है, तब नहीं था, इसीलिए सलमान खान बेचारे झेल रहे थे। ठीक। अब इसमें दो अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे खेती करने के लिए। एक हो जाएगा क्षेत्रक। जैसे मान लो किसी का खुद का खेती है ना, जैसे खुद का खेती होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रक। ये कौन होगा? ये लैंड का ओनर होगा। अगर लैंड के ओनर का इच्छा करेगा तो वो अपने जमीन पे खुद ही काम करेगा। नहीं काम करना होगा तो वो किसको अपॉइंट कर देगा? वो अपॉइंट करेगा उपासवा। ये कौन होगा? ये कोई मजदूर होगा। ठीक। और एक होगा लैंड, जो होगा राज्य का लैंड, है ना, लैंड। हम लोग को दो अलग अलग प्रकार की जमीन देखने को मिलेगा। एक प्राइवेट लैंड देखने को मिलेगा, एक गवर्नमेंट लैंड देखने को मिलेगा। प्राइवेट लैंड मतलब जो हम जैसे आम लोग जो इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइवेट। उस समय उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्रक बोला जाता था। क्षेत्रक के ऊपर यानी उस लैंड के ऊपर चाहे तो हम काम करें या तो किसी को ले आके काम करवा दें। तो ये समय के जो अधिकारी, लैंड के जो ओनर्स थे, वो सब उपासवा से काम करवाते थे। उपासवा, जो भी लेबर आपको मिल जाए उसको उपासवा बुलाया जाता था। और एक होता था लैंड ऑफ किंग, यानी सरकारी लैंड, है ना। उस सरकारी लैंड को आप सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता। इस लैंड को जो भी आपको टैक्स मिलता था उसको आप सीता कर कहते हैं। ठीक है, सीता या सीता कर। अब देखो, कई कबार ऐसा होता है कि हम लोग को ना पानी का अवेलेबिलिटी नहीं रहता था, तो हम लोग इस समय क्या करते हैं? हम लोग कैनाल बनवा लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट
इरिगेशन कहते हैं ना, ये इरिगेशन कहते हैं ना, जो हम लोग को आर्टिफिशियली पानी का सुविधा ले आके प्रोवाइड कराया जाता है, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो जब अगर कोई राजा एक खेत को पानी का सुविधा प्रोवाइड करवाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उद्रक भाग, उसको इरिगेशन कहेंगे। अब इस इरिगेशन करवाने के लिए राजा क्या लेता था, टैक्स लेता था। उस टैक्स का नाम है उद्रक भागा। उद्रक भागा, ये लगभग 1/5 से लेके 1/6 भाग का उसको टैक्स देना पड़ता था उद्रक भागा में। ठीक, एक अलग से टैक्स सिस्टम होता था जिसको हम कहते थे भाग। ये आपके उपज का 1/6 भाग होता था। एक होता था बली, ये आपके लगभग 1/5 के बराबर होता था। ठीक, समझ आया। भागा जो आपकी खेती का उपज होगा। इरिगेशन जब आप किसी राज्य के पानी का इस्तेमाल करेंगे, कैनाल का इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसको उद्र का भागा बोलेंगे, जो 1/5 या 1/6 के बीच में होगा। भाग यानी अपने, नहीं, अगर आप पानी यूज कर रहे हैं तो आपकी खेती में से जितना भी हिस्सा होगा उसका 1/5 या 1/6 अपने खेत में का उसको अनाज निकाल के आप राजा को पे करेंगे, टैक्स टाइप में। और वो और एक क्या था, भाग। भाग जो नॉर्मल टैक्स होता है। ठीक, बलि जो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है कभी कभार, जैसे मान लो कोई युद्ध का समय आ गया या राजा कुछ वेलफेयर स्कीम्स करना चाहता है तो आपको बलि देना पड़ता है। जैसे हम लोग सेस देखते हैं, सरचार्ज देखते हैं। सरचार्ज कब लेता है, चार्ज के ऊपर चार्ज। सेस क्या होगा, सेस एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, जैसे किसी मोटिव को लेके स्वच्छ भारत अभियान करा या शिक्षा के लिए कोई काम करवाना है तो आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, उसी को क्या कहेंगे, सेस। तो उस समय सेस को क्या बोला जाएगा, बलि बोला जाएगा। ठीक, एक है हिरण्य और कारा। हिरण्य, हिरण्य और कारा। हिरण्य जो है ये आपका कैश में पेमेंट जब आप करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, हिरण्य बोलेंगे। करा जो है ये आप किसी फ्रूट का उपजाव करते हैं, कोई फल वगैरह आप लोग अगर उत्पादन करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स आप पे करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, करा। ठीक, इन सब का पूरा देख रेख कौन करेगा, समहर्ता सन्निधाता। समहर्ता क्या काम करेगा, ये आपका टैक्स कलेक्ट करेगा, है ना। सन्निधाता ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड होगा। ठीक, अब बोले आगे। फ्रूट के ऊपर टैक्स,
हो गया। हो गया। अरे बताइए, हम वेट कर रहे हैं। देखो भाई, हम लोग दो अलग अलग प्रकार के लैंड देखे थे ना, एक प्राइवेट लैंड ओनर देखे थे, एक सरकारी लैंड ओनर देखे थे। प्राइवेट वाला तो वो सब हो जाएगा, क्षेत्रक, उसके नीचे काम करने वाला उपासवा। अब वो इरिगेशन का अगर टैक्स होगा तो उद्र का भागा, भागा बलि, हिरण्य और करा। करा जो है फ्रूट के ऊपर टैक्स लगने वाला। अब जो सरकारी लैंड पे आपको कोई भी टैक्स लगना चाहिए, तो वो क्या होगा, उसको आप सीता, सरकारी लैंड को आप सीता कहेंगे, उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा उसको सीता कर कहेंगे। इस टैक्स कलेक्ट करने वाले को क्या कहेंगे, सीता अध्यक्ष कहेंगे। ठीक। अब इसके साथ साथ देखिए, अब ये कहीं ना कहीं राजा का जब कोई लैंड है तो इस पे काम करने वाला कोई तो चाहिए, है ना। जो चाहिए रहेगा वो हम लोग को कोई ना कोई गुलाम होना चाहिए। ये गुलाम आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक होगा मलिच, ठीक, और एक होगा प्रिजनर ऑफ वॉर। जैसे मान लेते हैं किसी जंग में आप लोग चले जाएं, या कोई क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान जो गैर कानूनी काम किया उसको पकड़ के क्या करेंगे, जेल में डाल दिए हैं, तो वो लोग को क्या कहेंगे, या तो किसी जंग में पकड़ के लेके आने वाले लोगों को आप प्रिजनर ऑफ वॉर कहेंगे। ठीक। और एक मलिच, मलिच ऐसे लोग हैं जो चारों वर्णों से बाहर आते हैं, उन लोग को क्या कहा जाएगा, मलिच बोला जाता है। हाँ? चार वर्ण हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। चार ही वर्ण ये वर्णों में आते हैं ना। अब इसके अलावा कोई और इंसान आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मलेच्छ कहेंगे। नॉर्मली मलेच्छ जो है वैदिक पीरियड और नॉन वैदिक पीरियड में जो बाहर से आए लोग होते हैं उनको मलेच्छ बोला जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के वो आने के बाद से क्या होने लगा था, बाहर में ब्याही ब्याही बाद बाहर कर लिए थे, ग्रीक वालों से कर लिए थे, तो बाहर के आने जाने वाले लोगों को क्या वर्ना सिस्टम में नहीं रखा जाता था। इसीलिए बाहर के लोग, या उस समय क्या होता है, कई बार हम लोग को मिलावटी हो जाता है ना, बाहर के लोग और इंडियंस लोग कह के अपना शादी ब्याह करेंगे, तो जो अगली पीढ़ी आएगी तो वो तो दोनों का मिक्स होगा ना भाई, तो उन लोग को भी क्या कहेंगे, मलेच्छ में बोला जाता है। तो अब कई सारे लोग ऐसे होते थे जो खेत अपना अधिया पे दिलाया जाता था। जैसे सरकारी खेत अगर होगा तो अधिया पे जाता था। एक अगर अधिया पे जाने का मतलब क्या है, आधा आपका और आधा राज्य का, ऐसा होता था ना। जहाँ पे आपको शेर जो है 50% होता था उसको आप क्या कहेंगे, अर्ध सीतिका, यानी सीता का आधा, अर्ध सीतिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीता का आधा, नहीं 50% आप अपने पास रखेंगे, 50% आप राज्य को देंगे। अब ये वाला भाई नाम बहुत खतरनाक है, लेकिन ये क्या है, ये अपने जो सरकारी जमीन है उस सरकारी जमीन की उपज का 25% आप जब सरकार को देंगे तो ये स्वाविरियोपजीविनिस, स्वाविरियोपजीविनिस, ये होगा 50% शेयर आप सरकार को देंगे, सॉरी 25% शेयर आप सरकार को देंगे, और बाकी सॉरी अपने पास रखेंगे 25%, बाकी सब किसको, सरकार के पास जाएगा। खुद सेल्फ होना चाहिए ये, और 75% किसको जाएगा, ये जाएगा गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है ना, हो गया। हो गया तो बताइएगा।
अच्छा, ऐसे दो अभिलेख हैं जहाँ पे हम लोग को अकाल के समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। कौन कौन से अभिलेख हैं? दो अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे अकाल हुआ था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। नाम? है? क्या है? बोलू? बोलू बता देगी? नहीं बताएगी? महास्थान। अच्छा, और एक नाम बताइए चलिए। बांग्लादेश। एक है सोहगौरा।
हो गया। हो गया, बोले। देखो हम लोग देखते हैं जैसे बार्टर सिस्टम हम लोग कहाँ तक देखे थे, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड तक हम लोग बार्टर सिस्टम देखे थे। जैसा महाजनपद पीरियड हम लोग देखते हैं, वहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्कों का प्रचलन चालू हो जाता है। जो सिक्कों का प्रचलन चालू होगा, सुवर्ण या निष्क, तनिष्क का नाम आप सुने हैं? तनिष्क क्या है? सोने का जो भी व्यापार करता है उसको आप क्या कहेंगे? निष्क कहेंगे। तनिष्क गोल्ड वाली दुकान, तो सोने के कॉइन्स हैं उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप सुवर्ण या निष्क कहेंगे। पढ़ किसको कहेंगे आप? सिल्वर के कॉइन्स को आप क्या कहेंगे? पढ़। माशक ये कॉपर के बड़े कॉइन्स, और ये काकड़ी कॉपर के छोटे वाले कॉइन्स हैं। ठीक है, माशक बड़े कॉइन्स हैं और काकड़ी स्मॉल कॉइन्स हैं। ये सब कैसा चलता था? आहत से। आहत मतलब क्या? पंच मार्क कॉइन। आहत सिक्के, ये सब क्या थे? आहत सिक्के थे। आहत सिक्कों को आप क्या कहेंगे? पंच मार्क कॉइन्स कहेंगे। कॉपर के बड़े जो सिक्के होते थे उसको माशक कहते हैं। और जो कॉपर के छोटे सिक्के होंगे उसको आप क्या कहेंगे? काकड़ी। काकड़ी, ये काकड़ी। हाँ, आहत सिक्के पंच होते थे, जैसे कॉइन्स होते थे उसके ऊपर पंच मार के रहा जाता था। अब इनके सिक्कों पे आप ज्यादातर देखेंगे या तो आपको मोर का दिखेगा, या तो उस पे आपको चांद दिखेंगे, या तो मोर या तो चांद इनके सिक्कों पे। अगर गलती से आपको अपने घर के नीचे मोर वाले सिक्के मिल गए तो मान के चलिए वो किसका है? मगध साम्राज्य के समय का। अगर सिक्के मिल जाते हैं, चुपचाप रहना, किसी को बताना मत, वरना सरकार आके छापा मार के घरवा सीज कर लेगी और आपको आपके घर से ही बेदखल कर देगी। फिर आपको बाहर तंबू लगा के रहना पड़ेगा। आप पैसा भी नहीं देंगे। ठीक है, तब आप लोग को फिर रोड पे ही सर पकड़ के सोना पड़ेगा, किताब खोल के फिर रोड पे ही सोना पड़ेगा। ले आके पोखरा में फेंक देंगे, यानी बोनी को दे दीजिए आप। हो गया। देखो भाई, एक दो टॉपिक और बच गया, एक सामाजिक समाज वाला मुद्दा बच गया है, दूसरा आर्ट एंड कल्चर वाला बच गया। वो कल देख लेंगे, कल हो जाएगा आप लोग का मौर्य साम्राज्य। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, करंट अफेयर चालू करना है।